मेरा नाम नेहा है। मैं गाज़ियाबाद में अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहती हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और एक मुझसे छोटा। मैं जब 7वीं में पढ़ती थी तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसने मेरी फूल सी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और मुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। मेरे दादा दादी पीलीभीत के एक गांव में रहते थे। मेरे दादाजी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, जिससे पूरे गांव में दादाजी की वजह से हमारे परिवार की बड़ी इज्जत थी। लगभग पूरे गांव के बच्चे दादाजी के स्कूल में ही पढ़ते थे। दादाजी के 2 ही बच्चे थे, एक मेरे पापा और एक मेरी बुआ। मेरी बुआ की शादी अभी नहीं हुई थी, वो अभी एमए कर रही थी। मेरी बुआ संस्कृत से एमए टॉपर थी और देखने में भी एकदम विद्या बालन जैसी खूबसूरत और भरे बदन की थी। उनकी बोली तो इतनी मीठी थी कि अगर वो प्यार से बोल दें तो मुर्दे में भी जान आ जाए। उनका फिगर कमाल का था। गांव के बहुत से लड़के अधिकतर उन्हें ताड़ते रहते थे, पर दादाजी की वजह से कोई भी बुआ से किसी भी प्रकार की बात करने से घबराते थे। खैर, बुआ की उम्र तो शादी वाली हो ही चुकी थी। उनके मन में भी किसी के प्यार की चाह पनप रही थी, पर दादाजी ठहरे प्रधानाचार्य, तो उनका ये कहना था कि पहले बेटी को उच्च शिक्षा दूंगा, फिर उसकी शादी करूंगा। जबकि दादी का कहना था कि बेटी सयानी हो गई है, कहीं जवानी में उसके कदम न बहक जाएं, अब इसकी शादी कर दो। पर दादाजी कहाँ सुनने वाले थे। उनका सोचना अपनी जगह सही था, पर एक लड़की जब अपने यौवन की चरम सीमा पर होती है तो उसे कहाँ कुछ सूझता है। और वैसे भी बुआ तो मेरी थी ही कतई जहर। तो बुआ का भी कॉलेज में एक दोस्त बन गया था, रवि। वो भी एक अच्छा लड़का था, पढ़ने में काफ़ी तेज और बड़े परिवार का भी था। उसके पिताजी कलेक्टर थे। अब बुआ और रवि में प्यार हो गया था। कॉलेज के बहाने रोज़ छुप छुप के मिलना, घंटों किसी पार्क में हाथ डालकर बैठना, कॉलेज की कैंटीन में बैठे रहना, ये सब जैसे रोज़ का हो गया था। बुआ का कॉलेज हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से बुआ के इस अफेयर के बारे में घर पर किसी को भी पता नहीं था। 1 साल तो बड़े अच्छे से पढ़ते लिखते घूमते फिरते गुजर गया, पर इस 1 साल में रवि और बुआ का प्यार काफ़ी गहरा हो गया। अब वो साथ साथ सिनेमा देखने भी जाने लगे थे। बुआ भी रवि से काफ़ी खुल गई थी। एक बार बुआ और रवि हम दिल दे चुके सनम मूवी देखकर लौट रहे थे, तो लौटते समय काफ़ी रात हो गई और अचानक से ही बरसात भी शुरू हो गई। अब जैसे ही बरसात शुरू हुई तो शहर की लाइट भी चली गई। दोनों लोग पैदल ही बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे थे, पर बारिश काफ़ी तेज हो गई। तो वहीं रवि को एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। रवि ने बुआ का हाथ पकड़कर उस झोपड़ी की ओर दौड़ लगा दी, पर बारिश इतनी तेज थी कि दोनों पानी से लथपथ हो गए थे। दोनों हंसते हुए कांप भी रहे थे और अपने शरीर का पानी साफ करने में जुटे थे। तभी रवि की नज़र बुआ पर पड़ी। वो भीगे हुए कपड़ों में एकदम विश्व सुंदरी लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का चूड़ीदार सूट पहन रखा था, जो कि एकदम भीग जाने की वजह से बुआ के गदराए बदन से चिपक सा गया था। बुआ के खुले हुए रेशमी बाल बारिश में भीग जाने की वजह से और भी आकर्षक लग रहे थे। रवि से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि उसने पहली बार बुआ को इस तरह से देखा था। वो इतनी मादक लग रही थी कि कोई भी इंसान अपना आपा खो बैठे, और रवि तो उनका बॉयफ्रेंड था। तो रवि ने झटके से बुआ का हाथ पकड़ के खींचा और अपने सीने से लगा लिया। बुआ भी ठंड से कांप रही थी, तो वो भी उसके सीने से चिपक गईं। कुछ देर यूं ही रहने के बाद रवि ने बुआ का चेहरा अपनी ओर उठाकर कहा कि रश्मि, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। और इतना कहते ही वो बुआ को चूमने के लिए बढ़ा, पर अचानक ही बुआ ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि रवि, अभी ये सही समय नहीं है, हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। बुआ एक प्रिंसिपल की बेटी थी, तो उनके अंदर परिवार की इज्जत का ख्याल और संस्कार कूट कूट के भरे थे। तो उन्हें अच्छे से पता था कि उन्हें अपने और रवि के कदम बहकने से पहले उसे रोकना होगा। बुआ की ओर से इनकार सुनते ही रवि को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा, क्योंकि इतनी मादक प्रेमिका और इतना बेईमान मौसम और उस पर यह जालिम इनकार सुनकर वो थोड़ा बिदका तो जरूर। पर रवि भी किसी छोटे घर से नहीं था, वो भी एक रसूख वाले बड़े घर का बेटा था, तो उसे भी अपने परिवार के साथ साथ
बुआ के परिवार की इज्जत का ख्याल आया और वो भी बुआ की बात मान गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई तो रवि और बुआ दोनों अपनी अपनी बस पकड़कर घर चले गए। खैर, दोनों का प्यार यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे कॉलेज भी खत्म हो गया। रवि की कुछ दिन बाद दरोगा के पद पर नौकरी लग गई और यह खबर रवि के पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव खुश था। धीरे धीरे ये खबर प्रिंसिपल साहब यानी मेरे दादाजी तक भी पहुंच गई और उन्होंने मेरी बुआ के लिए रवि जी को मन ही मन अपना दामाद मान लिया। कुछ दिनों बाद रवि के घर वाले भी रिश्ता ढूंढने निकलने वाले थे, पर दरोगा बनने के बाद रवि ने खुद ही अपनी शादी का निर्णय अपने घर पर बता दिया। रवि के पिताजी मेरी बुआ के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। उन्हें देखकर मेरे दादाजी बहुत खुश हो गए। दोनों परिवारों में आपस में बातचीत हो गई। फिर बुआ को बुलाया गया तो रवि के पिताजी और रवि की माँ दोनों को ही मेरी बुआ बहुत पसंद आई। और आती भी क्यों ना, मेरी बुआ थी ही इतनी खूबसूरत, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न। खैर, मेरी बुआ को पसंद कर लिया गया और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा ली गई और जल्द ही रवि जी और बुआ को शादी के बंधन में बांध दिया गया। पर हाँ, आखिरी तक दादाजी को यह बिल्कुल भी नहीं पता चला कि बुआ का रवि से पहले का अफेयर था, क्योंकि अगर ये पता चलता तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचता, क्योंकि दादाजी बड़े ही वसूलों वाले और अपने संस्कारों को तवज्जो देने वालों में से थे और यही गुण उन्होंने अपने दोनों बच्चों में भी डाले थे। ससुराल में मेरी बुआ का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। बुआ के सास ससुर भी बहुत ही उच्च और खुले विचारों वाले थे। बुआ को सूट वगैरह पहनने में या अपनी मर्जी का कुछ खाने में पूरी तरह से आज़ादी थी। बुआ भी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। शादी के दूसरे महीने में ही बुआ प्रेग्नेंट हो गई और यह खबर सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे। घर के सभी सदस्य बुआ का बहुत ख्याल रखते थे। बुआ को घर के कामों से छुट्टी दे दी गई और उनके ससुराल में नौकरों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि बुआ को कोई भी तकलीफ ना हो। इसी बीच रवि जी का तबादला 15 दिनों के लिए मुजफ्फरनगर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा था। बुआ ने रवि जी से अपना तबादला रुकवाने को कई बार कहा, पर रवि जी भी अपने पिता की तरह फ़र्ज को परिवार से पहले रखते थे, तो उन्होंने बुआ की बात ना मानते हुए मुजफ्फरनगर जाने की तैयारी कर ली। बुआ और घर के बाकी सभी लोग रवि जी के इस निर्णय से काफ़ी खफा थे, पर सभी को रवि जी की जिद के आगे झुकना पड़ा। आखिर रवि जी मुजफ्फरनगर चले गए। उनके जाने के बाद बुआ जी की सास पूजा पर बैठ गईं और अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगीं। घर पर हर वक्त टीवी पर समाचार ही चलता था। हर वक्त मुजफ्फरनगर दंगे की खबर ही चला करती थी और जैसे ही समाचार में दंगे भड़कने की बात होती तो घर पर सबकी सांसें अटक ही जाया करती थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अचानक एक दिन मेरी बुआ सीढ़ियों से उतर रही थीं कि तभी उन्होंने समाचार में सुना कि पीलीभीत के दरोगा रवि जी की मुजफ्फरनगर दंगे में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। और इतना सुनते ही बुआ जी सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। उन्हें फौरन उनके सास ससुर ने अस्पताल पहुंचाया और वहां पता चला कि उनके सिर पर तो हल्की फुल्की चोट आई है, पर उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बुआ का 6वां महीना चल रहा था। बुआ पूरे 3 दिनों बाद होश में आईं, पर उनसे किसी ने बच्चे वाली घटना का कोई भी जिक्र नहीं किया। बुआ उठते ही रवि जी के बारे में पूछने लगी। खैर, उन्हें किसी तरह दिलासा दिया गया, समझाया गया, पर मेरी बुआ की तो जिंदगी पूरी तरह से उजड़ ही गई थी। ना तो उन्हें उनका प्यार मिला और ना ही उनके प्यार की आखिरी निशानी। बुआ कुछ दिनों बाद अस्पताल से घर लौट आईं। फिर कई दिनों बाद उन्हें मेरे दादा दादी ने प्यार से और धीरे से बता दिया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बुआ इस खबर से पूरी तरह टूट गईं। वो बीमार हो गईं तो मेरे पापा उन्हें अपने घर ले आए और यहीं उनकी देखभाल और इलाज कराया जाने लगा। अब बुआ हम लोगों के साथ ही रहती हैं, गुमसुम सी। उनके जीवन से सारी उमंग खत्म हो गई थी। तभी हम लोगों के घर के सामने एक अंकल रहते थे, जिनका हमारे घर पर अधिकतर आना जाना लगा रहता था। उनकी बुआ से अच्छी बनने लगी थी। उनकी कई बातों पर बुआ खुल के हंस दिया करती थी और कभी कभी वो और बुआ साथ साथ कैरम भी खेला करते थे। अंकल के साथ रहते रहते बुआ की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई और उनके चेहरे की चमक लौटने लगी थी। पर उन्हें क्या पता था कि जिस अंकल के साथ वो इतना खुश रहती हैं, वही एक दिन उनके घर को बर्बाद कर देगा। अंकल की पत्नी 4 साल पहले ही खत्म हो गई थी।
उनकी एक बेटी थी जो कि ग्रेजुएशन में थी। अंकल भी चोरी चोरी बुआ को ताड़ते रहते थे और बेवजह ही बुआ की सुंदरता की तारीफ किया करते थे। खैर, यहाँ तक तो ठीक ही था, क्योंकि बुआ की तरफ से तो उन्हें कभी कोई सिग्नल तो मिलने से रहा, क्योंकि मेरी बुआ थी ही उच्च संस्कारों वाली। उन्होंने जब अपने बॉयफ्रेंड को उसकी हदें पार नहीं करने दी तो अंकल क्या चीज़ थे। पर अंकल की नीयत कुछ खराब थी, यह बात बुआ अच्छे से जान चुकी थी। इसलिए वो मुझे भी अंकल के सामने ज़्यादा देर बैठने नहीं देती थी। पर एक दिन अचानक घर का कुछ सामान लेने मैं अपने घर के पास वाली दुकान पर गई तो वहाँ मैंने अंकल को देखा। वो अधिकतर वहाँ बैठकर दुकान वाले से घंटों बातें किया करते थे। उन्हें देखकर मैंने नमस्ते किया तो वो पूछे कि कुछ सामान लेने आई हो क्या बेटा। मैंने कहा, जी अंकल, माँ ने कुछ सामान मंगाया है। उन्होंने मुझे उसी दुकान में रखे एक डब्बे से टॉफ़ी निकाल के मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। मैं भी उनके हाथ से टॉफ़ी लेकर उनकी गोद में जा बैठी। उन्होंने दुकानदार को मेरा सामान निकालने को बोला। तब तक मैं उनकी गोद में बैठकर टॉफ़ी खाने लगी और वह सर पर हाथ फेरते फेरते धीरे धीरे मेरे फ्रॉक के अंदर हाथ डालने लगे। मुझे शुरुआत में कुछ पता नहीं चला। फिर मैं अचानक से उठकर अपना सामान लेकर दुकानदार को पैसे देकर घर की ओर चलने लगी। तभी पीछे से अंकल ने कहा, बेटा सामान रखकर घर पर आओ, हम लोग कैरम खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी कह दिया, जी अंकल ठीक है, आप कैरम निकालिए, मैं सामान रख कर आती हूँ। पर मुझे क्या पता था कि आज मेरी ज़िंदगी उजड़ने वाली है। एक हैवान एक मासूम से फूल को आज मसल कर रख देगा। मैं जल्दी से घर पर सामान रख कर बिना किसी को बताए अंकल के घर कैरम खेलने चली गई। घर पर अंकल ने कैरम सजा रखा था, पर खेलने से पहले ही उन्होंने मुझे अंदर वाले कमरे में बुलाया और मुझे फ्रूटी और केक खाने को दिया। मैं यह सब खा ही रही थी कि तभी अंकल मेरे बगल में आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फिराते हुए बोले, खा लो बेटा, खा लो। और जैसे ही मैंने यह सब खत्म किया, उन्होंने मुझे बेड पर पटक दिया और मेरे दोनों हाथ और पैर बांध दिए और फिर धीरे धीरे मेरी फ्रॉक उतारने की कोशिश करने लगे। मैं रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, बुआ बुआ मुझे बचाओ। पर अंदर वाले कमरे में होने की वजह से बाहर किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी मेरे घर में मेरी बुआ मुझे ढूंढते हुए उस दुकान तक गईं जिस दुकान से मैंने सामान लिया था। तो दुकानदार ने बताया कि बिटिया तो सामान लेकर कब के घर चली गई। तो बुआ ने बोला कि वह घर पर तो नहीं है। तो इतने पर दुकानदार को याद आया कि हाँ दीदी जी, हो सकता है वह अपने अंकल के यहाँ कैरम खेलने गई हो। तो बुआ ने पूछा कि कौन अंकल। तो दुकानदार ने बोला, अरे जो आपके घर के सामने रहते हैं। इतना सुनते ही बुआ एकदम से घबरा गईं और मुझे ढूंढते हुए वह अंकल के घर पर पहुंच गईं। अंकल के घर का बाहर वाला गेट अधिकतर खुला ही रहता था। बुआ अंदर घुस आईं और कमरे के बाहर मेरी सैंडल देखकर वह समझ गईं कि मैं अंदर ही हूँ। वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने लगीं। तभी उन्हें मेरी चीखने की आवाज़ आई। वह जैसे ही अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ीं, मुझे इस हालत में देखकर वह घबरा गईं और उन्होंने बिना कुछ बोले किचन से कुकर उठाकर अंकल के सर पर दे मारा, जिससे अंकल बेहोश हो गए। उनके सर से खून भी बहने लगा और फिर बुआ ने मुझे बिना खोले ही पुलिस को फ़ोन करके तुरंत ही बुला लिया और पुलिस को साफ साफ दिखाया कि अंकल ने मुझे किस तरीके से बांध रखा है। और उन्होंने यह भी बताया कि मैंने अपनी भतीजी की इज्जत बचाने के लिए इनके सर पर मारा है। खैर, अंकल बच गए, उनके सर पर हल्की चोट आई, पर आज वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और सलाखों के पीछे अपना बाकी का जीवन बिता रहे हैं। बुआ की फुर्ती और सूझबूझ की वजह से मेरा जीवन और मेरी इज्जत बिखरने से पहले ही बच गई। इस घटना से मुझे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था, पर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर पापा और दादाजी ने मिलकर बुआ की फिर से शादी करवा दी। मेरे नए फूफा एक सरकारी डॉक्टर हैं, जिनके साथ मेरी बुआ अब बहुत अच्छे से रह रही हैं। उनका पुराना जख्म तो नहीं भरा, पर दुख काफ़ी हद तक कम हो गया। अब मेरी बुआ के एक बेटा भी है और हम लोग भी अब खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
पास ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों के और सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।